हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मनिष्ठा मैथमेटिक्स एंड मॉडुलस द लर्निंग ऐप। ओके, तो अभी तक आपने मॉडुलस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड करिएगा। ठीक है, वहाँ पे IIT एग्जाम 2023 के लिए रियल एनालिसिस की वीडियोस का जो पूरी सीरीज़ है वो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम है श्रेय। ठीक है, आप पूरा कोर्स बहुत ही कम कीमत 1250 में ख़रीद सकते हैं। जल्दी ख़रीद लीजिए क्योंकि कॉस्टिंग इसकी बढ़ने वाली है। ठीक है, और हो सकता है आज से 1-2 दिन में वो बढ़ गया हो। बट यदि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि रेट बढ़ा दिया गया है या कुछ हो गया है, तो आप बेसिकली जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर से। यदि सर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो आपको इसी प्राइस में वो प्रोवाइड करा देंगे यदि आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो ये जो है आपका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन और लेक्चर 1 बना चुका हूँ। आई होप आपको पूरा लेक्चर 1 समझ आया होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट लेक्चर 2 मैं एक बार पूरा आपको रिव्यू दे देता हूँ कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने सेट्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से जाना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो सेट आपने क्लियर हुआ ये चीज़। इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मैं आया था कुछ जनरल सेट्स पे, जैसे एम्प्टी सेट। ठीक है आपका, और वहाँ से आपका पावर सेट को हमने लिया था। ओके, ठीक है, पावर सेट। और आपका उसके बाद हम आ गए सबसेट पे। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा। हमने फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखा। ओके, उसके बाद हमने रसेल पैराडॉक्स। तो वो थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जैसे मुझे अब ये तो है नहीं है कि मैं रट के बैठा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। जैसे जैसे दिमाग में आता जा रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। तो हमने रसेल पैराडॉक्स भी देखा। ठीक है, कि क्या बेसिकली वो एक सेट बनता है। ठीक है, जैसे एक सेट कंस्ट्रक्ट होता है इसमें हम ये शो कर देते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ एक्स, और फिर नीचे आ जाता है ए इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। एक कंडीशन कहती है आ रहा है, एक कंडीशन कहती है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो एक रसेल पैराडॉक्स है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिसमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और बस इसी पे चर्चा की। और लास्ट में हमने जब आपको छोड़ा था तो वहाँ पे हमने छोड़ा था आपको SN पे। ठीक है, हमने बेसिकली एक नेचुरल नंबर, हमने आपको ऊपर सेट्स भी डिस्कस किए थे जो मैं बताना भूल गया। हमने आपको सेट्स भी बताए थे लास्ट लेक्चर में कि सेट्स क्या होते हैं। मतलब कुछ नेचुरल नंबर सेट से लेके आपको रियल नंबर के सेट तक का आइडिया दिया था। ठीक है, उसी के ऊपर उसी के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने SN पे बात लाई। SN मतलब SN आया कैसे पिक्चर में, बेसिकली फिर हम आ गए अपने सिंबल बोर्ड पे, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है अपने काइंटर सर का आइडिया। ठीक है, तो SN को हम क्या कहते हैं, SN में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो 1 से 2 तक हम एक फिक्स्ड n तक जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं SN। यहाँ से मैंने एक पूरा सिंबल बोर्ड का आपको पूरा आइडिया दिया कि सिंबल बोर्ड में क्या होता है, क्या चीज़ है, और बेसिकली इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था हमारा मैपिंग। ठीक है, और मैपिंग को आसान भाषा में हम कहें तो आज की जनरेशन में उसे कहते हैं फंक्शन। गॉट इट, कि फंक्शन किसी चीज मैप कहें या फंक्शन कहें, कुछ भी कहें। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। देखिए, उससे पहले एक और चीज़, इस सिंबल बोर्ड में जो सिंबल यूज करे जाते हैं उन्हें हम कार्डिनल कहते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। और उसके साथ ही पूरे सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसे कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, सपोज ये सेट ए है तो इसको हम, इसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको कार्डिनलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये सब जो दिया था वो कैंटर सर ने दिया था। कैंटर एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं जिनका मैंने बताया भी था कितना यूज है ऑल ओवर द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी तक 5 मिनट्स में मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो आप वहाँ जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, ये आइडिया इसलिए दिया है जो बच्चे हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनका एक आइडिया रहे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ रखा था। अब हमारा टास्क बनता है, क्योंकि यहाँ पे कैंटर सर ने क्या करा था कि फंक्शन का आइडिया आपको तो दे दिया था, बट वो क्यों दिया था यहीं से पूरा, जैसे कहते नहीं है कि न्यूटन ने पूरी फिजिक्स बना डाली एक एप्पल के गिरने से, वैसे ही एक सिंबल बोर्ड को सोचने से कैंटर सर ने इतना कुछ कर डाला कि जिससे इतनी मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी, इतना शायद सोचा नहीं होगा।
ठीक है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ फिजिक्स और मैथ को, तो मुझे लगता है जब आप आगे भी इन फ्यूचर एमएससी में भी मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे, हो सकता है कैंटर से भी पहले बहुत मैथमेटिशियन आए होंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया होगा, बट मुझे लगता है कि कैंटर ने उसको बहुत कुछ बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब आप देखेंगे अभी आगे चल के कि एलिफ नॉट और इन बिटवीन जितनी थ्योरम्स, एक्जियम्स और हाइपोथेसिस कैंटर ने जो दी हैं, उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स टिकी हुई है। तो इससे डेफिनेटली दिखता है कि यहाँ पे आपको न्यूटन वाला फील आएगा, न्यूटन वाला फील, लाइक न्यूटन ने जैसे एप्पल गिरने से एफ बराबर एम ए दे दिया, और उसके ऊपर आज समझो आपकी पूरी फिजिक्स ही टिकी हुई है। इसी प्रकार से आप जब कैंटर सर को आगे पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पूरी मैथमेटिक्स तो नहीं बट 60% मैथमेटिक्स तो मैं कहूँगा ज़रूर उनके ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, यदि वो कॉन्सेप्ट में फॉल्ट आ जाता है तो पूरी मैथमेटिक्स लाइक कोलैप्स हो जाएगा। सिमिलरली बेसिस पे यदि न्यूटन का ये कुछ गलत होता है तो पूरी मैथमेटिक्स कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं फ्रेंड्स। यदि होना होता तो वो हो चुका होता। चलिए, ये सब एजम्पशन है मेरी, ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से हम मैथ के स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को कहो कि एज्यूम दिस इज एक्स, आराम से कर लेते, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है ना। आपको कभी दिक्कत हुई कि किसी ने आपसे कहा एज्यूम एक्स? नहीं हुई ना। तो वही है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज़ को एज्यूम करने में माहिर हैं। चलिए, हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद ए फंक्शन। तो अब हमें आप ये बताइए कितने लोगों को पता है फंक्शन का डेफिनेशन? आप अपना सॉरी, मेरे को थोड़ा खांसी और जुकाम दोनों है, तो थोड़ा बीच में इंटरप्शन होता रहेगा, बट कोई नहीं। तो फंक्शन का डेफिनेशन किस किस को याद है? थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को और मस्त से सोचिएगा, थोड़ा सा मतलब जैसा आ रहा है लिखने का ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर मैं जो लिखूंगा उसको, देखिए आपका टास्क यही होना चाहिए। मैं हमेशा कहूँगा, मैं कोई विद्वान नहीं बैठा हूँ, ना कोई मैं मैथमेटिशियन हूँ, एज ए टीचर हूँ। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, तो आप भी करेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप भी अपना दिमाग चलाइए और खोल के रखिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि 100% हो। कभी कभी मैं भी भूल सकता हूँ, या कभी कभी मेरे भी दिमाग से उतर सकता है कि ये यही चीज़ थी, ठीक है। तो वो पॉइंट आउट करना आपका काम है। मतलब कि आप भी बुक्स से पढ़ना आप चालू कर दीजिए। मैंने आपको बुक्स लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि आर रूडिन को छोड़ के और एस कुमारेशन सर को छोड़ के आप बची हुई दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, उनमें अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। तो चलिए, फंक्शन का डेफिनेशन आप आई थिंक आप पॉज कर लीजिए और सोचिए। चलिए, अब मैं लिख देता हूँ। आपने सोचा होगा आई थिंक कि अब सोचा है कि नहीं सोचा, पर जरूर इस चीज़ को सीरियसली लीजिए यदि आप अच्छे से रैंक अपनी बनाना चाहते हो। चलिए, लेट ए, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक है। कोई ए और बी दो सेट हैं, देन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब यदि हम कोई दो सेट लेते हैं, ठीक है, तो हम एफ सच दैट, ये सच दैट है, ए टू बी को फंक्शन कहते हैं इफ, ध्यान से, फॉर ऑल एक्स इन ए, मतलब ए के किसी भी वैल्यूज के लिए, ध्यान से, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन बी, ठीक है। यूनिक एलिमेंट इन बी कहो या फिर यूनिक कोई बाई इन बी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। समझ में आ गया? और ऑब्वियस बात है कि ए और बी जो है, यदि फंक्शन को मीनिंगफुल बनाना है तो वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो, यदि एक भी, नीचे नोट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? नोट, इफ वन ऑफ द सेट्स इज एम्प्टी, then function, then f such that a to b is not meaningful.
और बेसिकली मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे हम फंक्शन को इतना अच्छे से पढ़ने वाले नहीं हैं, हम सिंपली अपने काम की चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम फंक्शन को बहुत अच्छे से अपने फंक्शनल एनालिसिस तो एमएससी में मिलेगा आपको, सॉरी एलसीडी में पढ़ेंगे। एलसीडी मतलब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम जाके अपना फंक्शन को बहुत अच्छे से 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। 2-3 तरीके से मतलब है कि चीज़ों को 2-3 तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जैसे 1-1-2 का डेफिनेशन है, हम उसको वहाँ पे हर चीज़ के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, जिसमें ग्राफिकल मेथड से भी देख लेंगे, ठीक है, मैपिंग मेथड से भी देख लेंगे, कार्डिनलिटी वाइज भी देख लेंगे। तो 3 तरीके से तो हम वहाँ 1-1-2 को डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। बट वैसे भी आप लोग सब पढ़ के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए बी एनी 2 सेट्स, देन एफ एक मैपिंग डिफाइन करते हैं ए एंड बी इज कॉल्ड, मतलब ए से बी पे एक मैपिंग डिफाइन है, जिसको इसको मैपिंग कहते हैं। मैपिंग मतलब ए के एलिमेंट्स को बी पे भेजना, ओके। इज कॉल्ड फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स का मतलब होता है कि ए का कोई सेट होगा, उसके कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसके लिए देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब हमेशा एक ना एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट हमेशा करेगा बी में, जिसके लिए कंडीशन एफ ऑफ एक्स बराबर वाई होल्ड होगी। अब ए और बी पे कंडीशन क्या है, जो सेट्स हैं, कि उनमें से इफ वन ऑफ द सेट, ठीक है, वन ऑफ द सेट्स, सेट हटा दो, सेट कह दो, सेट्स नहीं, अरे पूरा ही चला गया, ओके। वन ऑफ द सेट मतलब दोनों में से वन ऑफ द सेट करेंगे, इन दोनों में से वन ऑफ द सेट, कोई भी ए हो या बी हो, ठीक है, या फिर दोनों हो, वन ऑफ द या बोथ ऑफ। वन ऑफ द का मतलब कोई एक भी होगा ना एम्प्टी, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल नहीं रहेगा या मीनिंगलेस हो जाएगा, बात एक है, ओके। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन को ज़्यादा इन डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 तरीके से आती है, तो अभी हम यही वाली पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये इम्प्लाई क्या करती है कि ए एंड बी आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ठीक है। यदि वो मैपिंग डिफाइन करनी है तो जो दो सेट पे आप कर रहे हो, एक पे जा रही है, वो आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो एक देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज एक ये सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, और सपोज ये बी सेट है जिसमें डी और ई एलिमेंट है। आप सी भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैप डिफाइन करनी है, तो सपोज ये ए पे गया है, ये भी ए पे गया है और ये इस पे गया है, कोई ज़रूरी नहीं मैं इसको इस पे भी भेज सकता था, मेरे हाथ में है सब, ठीक है। बट अब आता है कि सर जैसे आपने अभी कहा कि, बट ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पे नहीं जाएगा, सी डी पे भी चला जाए, सी ई पे भी चला जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए, ठीक है। और आप सोचिएगा ज़रा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आता हूँ मैं, जुकाम हो रहा है, तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में थोड़ा जाता रहूँगा क्योंकि थोड़ा जुकाम ज़्यादा है मुझे, ठीक है। चलिए, मैं ये कह रहा था कि आपने एक सेट में ए बी सी लिया, ठीक है, 3 एलिमेंट लिए, यहाँ पे डी ई लिया, ओके। अब आपको ये देखना है कि पहली चीज़ डेफिनेशन, ये दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए वरना ये डिफाइन नहीं होगा। बट ये तो ठीक हो गई, हमने दोनों नॉन एम्प्टी ले लिया। बट एक और चीज़ है जिस पे डिफाइन नहीं होगा, वो क्या, कि ये फंक्शन नहीं बनेगा इफ़ के बाद देखो, फॉर ऑल एक्स के लिए यहाँ पे एक्स लगाएं तो एक वाई मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक वाई मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान सुनो, आपने सुना होगा कि कोई फंक्शन जैसे आपने सुना होगा, जैसे बन का मैं देख लूँ तो बन पे क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स लगाएं तो आपको एक ही इमेज मिले, ठीक है। जैसे सपोज आप एफ ऑफ 1 लिख दें तो भी बन आ गया, एफ ऑफ -1 लिख दें तो भी बन आ गया, तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ बराबर एक्स स्क्वायर। बट ध्यान देना, आपने यहाँ पे 2 रखे हैं एलिमेंट्स, तब आपको सेम इमेज आई है। बट मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ, ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके, तब भी प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि मैं एक ही एलिमेंट पे यदि एफ लगा रहा हूँ तो वो कभी भी 2 इमेज नहीं देगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, ओके।
यदि सी पे मैं लगाऊंगा तो एफ ऑफ सी जो लगाऊंगा या तो वो डी देगा या वो ई देगा। डी और ई दो एलिमेंट कभी नहीं देगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यदि ये पॉसिबल है तो भी हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? तो ये भी फंक्शन को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे यूनिक बाई लिखा है, ठीक है। ये यूनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ पे मतलब अभी जिसको ये बच्चे को ये समझ में नहीं आया अभी समझ आएगा। ये 1 का पूरा मैंने बताया था, ठीक है। ये जो एफ ऑफ एक्स बराबर 1, तो लाइक आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स बराबर 1 कह लो चाहे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कर लो, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर जाता है। बट ये चीज़ को समझाने के लिए आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो इस वाले को सोचते हैं और इसको करे आते हैं, क्योंकि ये मतलब एकदम देखो तो ये लगेगा ये फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, ठीक है, यही लगता है ना। बट ऐसा नहीं होता है, दो एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये मतलब एक कहा जाए तो एक तरीके से बोलने और देखने में फ़र्क है, ठीक है। चलिए, तो आपने फंक्शन का जो हमारा जितना यूज है यहाँ पे हमने वो तो देख लिया, ठीक है। अभी हम 1 अब देखो, अब हमें 1 और 2 का पढ़ने का नीड क्यों पड़ा, ठीक है। पहली चीज़, अब जैसे यही एक आ गया तो यहीं से एक केस बना कि क्या, जैसे हमने कहा कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो ऐसे ही कोई भी बच्चा यदि आप सोचोगे तो आपके मन में डाउट तो आएंगे, क्या एक इमेज दो एलिमेंट की नहीं हो सकती, ठीक है, ऑब्वियस डाउट है। तब उसको क्या कहेंगे, ठीक है। और जब ये इमेज नहीं होगी, सब एक जैसे सबका अलग अलग इमेज होगा, तब क्या कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जिनका सॉल्यूशन देता है 1 और ऑन2 फंक्शन, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए देखिए, फंक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, 1 ऑन2, 1 ऑन2 अलग अलग हैं, 1 ऑन2 मैनी वन, ठीक है, और बहुत तरीके के होते हैं। तो आपको जो जिससे मतलब है वो 1 फंक्शन है, ठीक है। कि 1 फंक्शन कौन सा होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। 1 फंक्शन सिंपली भाषा में, क्योंकि इतना यूज है नहीं, सिंपली यदि कोई दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, तो यदि वो 1 है तो ये इम्प्लाई करेगा कि वो दो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। ये 1 का डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप इफ लगा सकते हो, यहाँ पे इम्प्लाई जेट लगा सकते हो, ठीक है। इफ दिस इज इक्वल देन दिस इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब आते हैं ऑन2 पे, क्योंकि यहाँ पे हम इतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वरना ये लेक्चर इसी पे चला जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है, आराम से सीखेंगे। चलिए, एफ ऑफ ए, ठीक है, इसको मैं अभी दोनों को एक मैपिंग के तौर पे भी बता दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया रहे, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या है, इसमें वो सारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वो सारी इमेजेस आ रही हैं वेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, गॉट इट, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं रेंज ऑफ एफ, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी ऑन2 कब होगा, जब एफ ऑफ ए जो है वो आपका रेंज हो जाए, तब ये ऑन2 हो जाता है, ठीक है। अब आपको सर क्यों पढ़ा रहे हो, जब आप फंक्शन में ही पढ़ाओगे, उसका रीजन है कि हमको बाइजेक्शन सीखना है। बाइजेक्शन क्यों सीखना है, मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट में बोला था कि कल हम सिमिलर सेट देखेंगे, तो हम सेट्स तो पढ़ाए, तो उन चीज़ों को थोड़ा आगे तो बढ़ाना है ना, उसके लिए हमें बाइजेक्शन चाहिए था। तो हम बाइजेक्शन, कोई फंक्शन इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ हटा दो, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 and ऑन2 बोथ। कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब वो 1 और ऑन2 बोथ है, ठीक है। तो अब आपका चीज हो गया, आपने 1 देख लिया, आपने ऑन2 देख लिया, आपने बाइजेक्टिव देख लिया, ठीक है। ये 3 तरीके के फंक्शन है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जिसको इस तीनों में दिक्कत हुई है तो वो एक और तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ, तो आपको आसानी समझ आएगा। सपोज मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, सपोज मैं एक सेट बी ले रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ ए बी सी सेम मैं ले ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको डी और ई ले रहा हूँ। देखिए 1-1 की कंडीशन देखिए, यहाँ पे ए की इमेज ये आ रही है, तो यदि वे 1-1 है तो बी कभी भी अब डी पे नहीं जाएगा। मतलब यदि ये 1-1 है तो ए की इमेज डी जाएगी, बी की इमेज ई जाएगी। ठीक है, अब सी का कुछ है नहीं तो सी खाली छोड़ना पड़ेगा हमें यदि ये 1-1 है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमें डिफरेंट इमेज चाहिए। ओके, अब आप कहोगे सर यदि ये 1-1 है, ध्यान से सुनना, यदि ये 1-1 है, यदि ये 1-1 है तो एक 1-1 के लिए होता है, पर ये 1-1 बनेगा नहीं। वाई? 1-1 के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी होता है। अभी मैं ये भी लिखा दूंगा, बट यहाँ पे तो ये नहीं है तो हमें ये पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी ई ऐप कर लो, तो यहाँ पे सी को ऐप पे हमें मैप करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 1-1 फेल कर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोले हम कि कार्डिनलिटी ऑफ 1-1, यदि फंक्शन कोई 1-1 है तो पहली चीज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो, बट अभी मैंने बताया नहीं तो इसको आप अभी छोड़ सकते हैं। आपका जो मेन टास्क होना चाहिए वो क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप्स टू ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यदि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। सपोज डी ई एफ जी होता तो जी खाली छोड़ सकते थे। ठीक है, ओके, तो ये 1-1 है। ऑन टू देख लेते हैं। अब जैसे यदि सपोज एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 1 पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, क्या ये 1-1 है? नहीं है, बिकॉज यदि हम -1 पुट करते तो भी ये 1 देता है। तो 2 एलिमेंट्स डिफरेंट हैं बट उनकी इमेजेस सेम है, सो दिस इम्प्लाइज नॉट 1-1। तो ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू में ये है, ऑन टू में ध्यान से, ऑन टू में ये है कि बेसिकली यदि मैं यहाँ पे डी और ई लेता हूँ, यहाँ पे मैं ए बी सी लेता हूँ। पहली चीज़, जैसे 1-1 में मैंने आपको यहीं सीख लीजिएगा, 1-1 में क्या होता है कि डोमेन सेट की कार्डिनलिटी कोडोमेन सेट से कम होती है। ये 1-1 की एक कंडीशन है। ठीक है, ऐसा ही ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी हमेशा डोमेन सेट से कम होती है। ये ऑन टू की कंडीशन है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, ये वास्तव में ऑन टू बन सकता है। ये इम्प्लाई नहीं करती कि हमेशा ऑन टू रहेगा। डजंट इम्प्लाई दिस सेट इज ऑन टू, ध्यान रखना। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब ये बताइए कि बेसिकली ये जो है, ध्यान समझिएगा कि ई जो है, सपोज ए की मैप ये हो गई, बी की मैप ये हो गई। ओके, तो अब आपका क्या होना चाहिए, ये ऑन टू हम कैसे प्रूव करें? हमने क्या ऑन टू का डेफिनेशन आपको बताया कि जो इमेज है बेसिकली जब आप ए पे लगा रहे हो, जब आप बी पे लगा रहे हो, और ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो जो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं उन पे अब जब आपने एफ लगाया तो पूरा आपको रेंज मिल गई, और जो वो रेंज है वही कोडोमेन सेट मिल गया। तो आप ध्यान से देखोगे एफ ऑफ ए बराबर डी है, एफ ऑफ बी बराबर ई है, यही तो पूरा कोडोमेन है। यदि कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया तब आप क्या कहोगे, दिस इज ऑन टू। ठीक है, समझ में आ गया? ऑन टू सेट में आप ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स रह जाए फर्क नहीं पड़ता, बट बी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो रेंज के इक्वल नहीं होगा, सो वो ऑन टू नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको रेंज के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज ढूंढनी है। तो इसीलिए हम जब हम ऑन टू की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ प्री इमेज ढूंढते हैं हर एलिमेंट्स का। जहाँ पे एक भी एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं मिला वहीं वो ऑन टू फेल कर जाता है। ठीक है, तो ऑन टू का मतलब यदि कोई फंक्शन ऑन टू है तो वहाँ पे ये इम्प्लाई करता है कि कोडोमेन सेट इज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट। और वहाँ से इम्प्लाई ये कभी नहीं करता कि वो ऑन टू हमेशा होगा। मतलब कार्डिनलिटी लेस देन है तो ऑन टू की कोई गारंटी नहीं, बट ऑन टू है तो कार्डिनलिटी लेस देन होगा। ऑन टू कहाँ से गारंटी मिलती है कि कोडोमेन सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑन टू। अब बाइजेक्टिव का भी एक ये समझ लीजिए कि बाइजेक्टिव को हम मैप से कैसे समझें। जो बच्चे मैप से बढ़िया समझ पा रहे हैं तो उनको हम एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओके। तो बाइजेक्टिव बेसिकली
बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मैं दो सेट लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है। पहली चीज़, बाइजेक्टिव के लिए कार्डिनलिटी जो होनी चाहिए वो दोनों की बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एफ लाना पड़ेगा, ठीक है। बाइजेक्टिव का सीधा मतलब है कि वो 1 1 और M2 होगा, सिंपल। तो 1 1 क्या होगा, एक ये और एक ये। अब ऑन टू के लिए क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, और 1 1 के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाए, तो वो भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सारे एलिमेंट छूट भी गए। अब आपको अगर सर जब हम ऐसा करेंगे तो हमेशा यही पॉसिबल है, नहीं, हम बदल भी सकते हैं जहाँ पे वो सब करेगा, बट नहीं होगा। देखो DEF, ठीक है, यहाँ पे हम ये कर दें, ओके। यहाँ पे हम जैसे लाइक ये हो गया, ठीक है। अब आपको 3 एलिमेंट्स हैं, आप क्या करते हो कि किसी 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, इमेज एक देता है, ओके। हाँ, मतलब लाइक जैसे आप बनाना चाहो, मेरा मोटिव ये था कि फिर वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा। सपोज हमने ऐसा कर दिया तो एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं दे सकता, ठीक है। तो हाँ, मतलब ऑब्वियस बात है कि यदि 3 एलिमेंट इसमें हुआ, 3 एलिमेंट इसमें हुआ, या ये तभी बाइजेक्शन नहीं देगा यदि वो डिफरेंट हो, और कोई भी चीज़ लोगे तो एलिमेंट छूट जाएगा। मतलब मैं ऐसा चाह रहा था कि आप दोनों सेट में एलिमेंट भी ना छूटे, ठीक है, और 1 1 ना रहे और ऑन टू हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो पॉसिबल नहीं है। यदि आप 1 1 के लिए जाएंगे तो वो ऑन टू बन जाएगा, ऑन टू के लिए जाएंगे 1 1 बन जाएगा, बिकॉज आप एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहते हो। वैसे तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे अब मेरा टास्क क्या है, यहाँ पे आप एक एलिमेंट छोड़, कोई दोनों साइड में कोई एलिमेंट ना छूटे, और वो या तो 1 1 ना बने या ऑन टू ना बने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक को बनाओगे दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ पॉसिबल है। यदि आप 1 1 ऑन टू को फेल कराना चाहते हो तो एलिमेंट छूट जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, आपने फंक्शन 1 1 ऑन टू सब चीज़ को समझ लिया। अब देखो, अब हम जिस मकसद के लिए ये चीज़ सीख के आए हैं वो उस मकसद का नाम है सिमिलर सेट, ठीक है। क्या होता है सिमिलर सेट और हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये हमारा टास्क है। देखिए, हमने सेट्स पढ़ा लास्ट लेक्चर में, उसके बाद हमें ये नहीं पता ना, जैसे सपोज हमने सेट्स पढ़े, हमने बहुत सारे सेट्स पढ़े, जेड पढ़ा, एन पढ़ा, आर पढ़ा, क्यू पढ़ा, और भी सेट्स होते हैं। जैसे हमने कोई सबसेट बना लिया इसका 1 से लेके अपना 100 एलिमेंट्स तक का, ठीक है, ये भी एक सेट है। आप हर आर वेल डिफाइंड है, कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सेट हो गया, क्या दिक्कत है। बट अब हम ये कैसे बताएं कि किसकी कार्डिनलिटी कितनी है, कौन किसके समान है, ठीक है। तो मतलब होता है ना एक कि घर में 5 लोग हैं तो कौन किससे कितना बड़ा है, ठीक है, कौन कितने साल बड़ा है, ठीक है, होता है ना। छोटे वाला बड़ा को नहीं मार सकता है, बड़ा वाला छोटे को मार सकता है, बट आजकल उल्टा है, छोटा वाला बड़े को धोना आता है, बड़ा वाला चुप होकर मम्मी के पास जाता है। मतलब क्या ही कहें, कभी कभी किसी घर में ये होता है कि छोटा वाला बड़े को मारता है, बड़ा फिर धुन देता है, फिर छोटा वाला धुन देता है, तो ये भी है, हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, समाज है। तो इसी के लिए हम सिमिलर सेट का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। सिमिलर सेट क्या कहता है कि यदि कोई 2 सेट सिमिलर हैं, उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, ठीक। अब ये तो बहुत अच्छी बात बता दी सर, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा टास्क यही रहेगा कि सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर दिखाओ और उनकी मतलब मौज कर दो कि हाँ यार ये पता था तो हमने वो भी पता कर लिया। इसका फ़ायदा बहुत है। अभी आपको पता चलेगा कि इस सिमिलर को हमने डेफिनेशन एक बार देख ली कि हाउ टू प्रूव 2 सेट्स आर सिमिलर, बस फिर तो आप मौज कर दोगे। चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं बेसिकली सिमिलर सेट। चलिए डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ हम इसी डेफिनेशन से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सिमिलर सेट,
2 सेट, और दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। 2 सेट्स आर सेट टू बी सिमिलर, आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर इज, अब थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे लेक्चर वाइज लेक्चर, ठीक है। और आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी राइटिंग में कोई इशू है, आप तुरंत ग्रुप पे बताइएगा। आपको एक ग्रुप दिया गया होगा ऐप पे, आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी हम लोग प्रोवाइड कर दिए होंगे आई होप, तो वहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। बिटवीन देम, सो सिंपल मैंने लिखा है 2 सेट्स विच इज नॉन एम्प्टी आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट होगा, इज कहाँ, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कोई 2 सेट हैं, ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन करो और ये आपको जो एफ है वो बाइजेक्टिव हो जाए। बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज कार्डिनलिटी ऑफ बी। कितना बढ़िया चीज़ मिल गया हमें, ठीक है। और सिमिलर सेट इस इम्प्लाइज क्या कर देता है, ए सिमिलर टू बी, मतलब ए है वो बी के सिमिलर ही है एक तरीके से, ठीक है। कोई और दिक्कत समझ में आ गया? अब यहाँ से कुछ सर कहोगे सर यार मतलब समझ नहीं आई डेफिनेशन, आप क्या कहना क्या चाह रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है मेरे पास। आपने ओलंपिक देखा है, ओलंपिक गेम बिल्कुल देखा होगा सर। तो ओलंपिक गेम का एक सिंबल होता है 5 सर्कल्स का, ठीक है। आपने महाभारत भी देखी है, ठीक है। महाभारत में 5 पांडव थे, ओके। तो यदि मैं ये कहूँ द सेट ऑफ 5 सर्कल ऑफ ओलंपिक symbol, the set of 5 circle of a Olympic of an Olympic symbol is similar to 5 पांडवाच। तो कोई दिक्कत है? एक सेट आप ले लो जिसमें 1 सर्कल 2 सर्कल 5 सर्कल, एक सेट ले लो सभी 5 पांडवाज के, क्या दिक्कत है? सबको एक एक में मैप कर दो, आप आराम से एक बाइजेक्टिव चीज बना सकते हो, ठीक है। एक बाइजेक्शन हमेशा आप बना सकते हो और वो दोनों सेट सिमिलर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसमें भी 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, आप आराम से बता सकते हो कि दोनों सेट सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि कार्डिनलिटी वाइज सिमिलर है, कार्डिनलिटी वाइज इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें एलिमेंट्स भी सेम होंगे। समझ रहे हो आप समझ पा रहे हो? मतलब कार्डिनलिटी वाइज वो चीज़ इक्वल होगी, ऐसा नहीं है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलर का मतलब यही होता है कि एक दूसरे में दिखने में बराबर नंबर रखते हैं, ठीक। इसको भी और एक्सटेंड करेंगे, इस चीज़ में थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब सिमिलरिटी आपको अंदर की ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाती है, बाहर से देख के चीज़ें बता देती है। जैसे आप थोड़े मोटे हो और एक आपका दोस्त भी मोटा है, दोनों लोग, बाहर वाला बंदा दोनों को कहेगा मोटा है, हो सकता है एक जेन्युइन मोटा हो। देखिए मेरी कोई भी संवेदना किसी के साथ नहीं है, मैं एक मैथ का एग्जाम्पल आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के तौर पे आपको ये समझा रहा हूँ। मेरा किसी भी मोटे या पतले आदमी को लेके ये एग्जाम्पल नहीं है, तो सॉरी फॉर डैट यदि आपको किसी चीज़ का बुरा लगता है तो, क्योंकि ये चीज़ देखो मैथ जब हम पढ़ाते हैं तो एक खो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे किसी भी एग्जाम्पल का आप बुरा ना मानिएगा, ठीक है। तो मेरा किसी से भी ये लेना देना नहीं है, तो मैं पतले पे भी बना दूंगा यदि जो भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था यदि 2 मोटे आदमी हैं, मतलब 2 मोटे लोग हैं, बच्चे हैं, एक जेन्युइन मोटा है और एक ऐसे थोड़ा मोटा हो गया खा खा के, तो सामने वाला बंदा तो दोनों को मोटा कहेगा। बट ऑब्वियस बात है जो ऐसे ही एकदम हो चुका है मोटा वो पिचक भी सकता है, बट जो जेन्युइन शुरू से ही मोटा है उसको थोड़ा कम हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो
बट ये दोनों तो सिमिलर ही लगेंगे ना कुछ समय के लिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे वो सिमिलरिटी है और कार्डिनलिटी वाइज वो शो कर रहे हैं। ठीक है, कि यदि दो सेट सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब है कि वो बाइजेक्टिव हैं। ठीक है, आप बाइजेक्शन दिखाते हो, बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब था उनका। आप सिंपल एक और एग्जांपल ऐसे बना सकते हो कि द सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल में भी 5। अब ऐसा नहीं है कि भाई 5 ही लो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज लाइक सिमिलर टू माई, यदि आपके घर में फैमिली मेम्बर 10 हैं तो आप बिल्कुल आइसोमॉर्फिक, सॉरी गलत बोल दिया, सिमिलर सेट बना सकते हो। आपके घर में सपोज मेरे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, तो आप सिंबल कह सकते हो कि द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर, मतलब एक सेट मैंने बनाया 1 से लेके 10 तक, वो आपका सिमिलर हो जाएगा किसके, माई फैमिली मेम्बर के सेट के। मेरी सेट क्या है, माई फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर में सब लोग आ जाएंगे जिसमें वो 10 लोग हैं, एक पे एक दे दो, वो सिमिलर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, कोई अनलिमिटेड है। गॉट इट। अब हम ये, इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए था बट मैं अब बता देता हूँ, हम कैसे डिफाइन करें कि कोई सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मैंने ऊपर तो बता दिया आपको कि उसकी कार्डिनलिटी 5 हो गई, बट कैसे बता दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, ए नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड, या a non-empty set is said to be, a non-empty set is said to be finite if it is similar to Sn for some s, for some n belongs to natural number. ठीक है, एंड क्या लिखा मैंने, ए नॉन एम्प्टी सेट इट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर, टू Sn for some n belongs to natural number, and this n is called the cardinality of the set। ठीक है, मतलब कहने का है क्या कि यदि हम कोई भी सेट को हम Sn के सिमिलर कह पा रहे हैं तो वो जो सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है और उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो Sn होती है। तो मैं जो पांडवाज, सेट ऑफ पांडवाज कह रहा था, तो उसमें क्या है, सेट ऑफ पांडवाज जो है वो S5 के इक्वल, S5 के सिमिलर है। ठीक है, सेट ऑफ पांडवाज। ठीक है, तो सेट ऑफ पांडवाज को हमें कैसे पता चला कि वो S5 है, इसकी कार्डिनलिटी 5 है, बिकॉज दिस इज आइसोमॉर्फिक, या सॉरी मैं आइसोमॉर्फिक बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में अभी मैं डाउट क्लास लेके आया था तो उसकी वजह से चीज़ हो रही है, कोई नहीं। दिस इज सिमिलर टू S5 और इसके जो कार्डिनलिटी है तो वो हो गई 5। ठीक है, ऐसे ही आप 5 सर्कल ऑफ ओलंपिक सिंबल के लिए कह सकते हो, ऐसे ही आप द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन आर फैमिली कह सकते हो, उसमें 10 है तो S10 के इक्वल हो जाएगा, सिमिलर कह सकते हो। किसी भी फाइनाइट सेट को आप कंपैरिजन करके सिमिलर दिखा के S5 के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आपको कहोगे सर S5 है क्या, S5 में मतलब 5 एलिमेंट्स है, ठीक, 4 5। तो इस पे आप क्या करना, एक ये सेट हो गया, एक पांडवाज का सेट हो गया, दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखा दो, ये 5 हो गई इसकी कार्डिनलिटी, सिंपल। ठीक है, तो उसको मैं S5 लिख रहा हूँ। बेसिकली मैंने बताया था ना आपको, शायद आप भूल गए हो, कल मैंने एक सिंबल बोर्ड बताया था जिसको मैंने Sn बोला था, तो वही है ये। तो Sn को मैंने क्या बोला था, 1 से लेके n तक है, तो यहाँ से S5 क्या हो जाएगा, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया था सिंबल बोर्ड, तो उसी का यूज किया है, उसी से हम फाइनाइट की डेफिनेशन को मैंने रिलेट किया है। मैंने उस टाइम बोला भी था हम इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत है आप बता सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने फाइनाइट सेट को देखा, हम इनफाइनाइट सेट को देख सकते हैं। चलिए, इनफाइनाइट सेट,
तो सबसे पहले तो इन्फिनाइट सेट का कोई एग्जांपल बताओ। मैंने आपको कल बताए थे बहुत सारे, ठीक है। तो आपका टास्क है कि आप उसमें से देख के बताओ। तो बिल्कुल आप सही बता रहे हो, एन है, जेड है, रियल है, बहुत सारे इन्फिनाइट सेट है। अभी मैं देखिए, जो बच्चों को जानकारी है वो कहेंगे सर काउंटेबल अनकाउंट। देखिए अभी मैं काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में नहीं आया हूँ, तो जब हम आएंगे तब बात करेंगे। अभी वो इन्फानाइट ही है, ठीक है। सो डोंट कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है, वो हम आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम एक्सटेंड करते जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ए नॉन एम्प्टी सेट विच इज, देखो फाइनाइट के लिए मैंने क्या कहा था, एस एन के सिमिलर हो जाए, इनफाइनाइट के लिए एस एन के सिमिलर ना हो। तो विच इज नॉट सिमिलर टू एस एन, यदि कोई सेट जो एस एन के सिमिलर नहीं है, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एनी फिक्स्ड एन, बेसिकली ये एन एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, इज डिफाइंड एज या इज कॉल्ड एज, जो भी आप कहो, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहो तो एन पावर सेट ऑफ एन, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर, ठीक है। अभी मेरे को फाई याद आ रहा है, मैं बताता हूँ फाई। मैं आपसे पूछता हूँ, फाई इनफाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? ठीक है, जेड, ठीक है, पावर सेट ऑफ जेड, ठीक है, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, सब ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे होंगे कि ये सर वो है, ये सर वो है, ये सर वो है। आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। पर सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ के, तो कुछ नोट लिखने हो आप, ठीक है। मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है, इन पे बहुत सारे नोट बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एम्प्टी सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। सोचिए थोड़ा मैं थोड़ा जुकाम हो रहा है, ओके सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जुकाम है तो मुझे जाना पड़ रहा है बार बार, ओके। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि एम्प्टी सेट जो है वो आपका कैसा सेट है, तो बिल्कुल सही आप बता रहे हो, दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो लिखिए नोट में, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो टेकन एज फाइनाइट सेट, ठीक है, विद कार्डिनलिटी कितना होगा? 0, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। नॉर्मल सी बात है, अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई भी आप सबसेट बनाइए, सबसेट आपको पता है कि कोई सेट से कुछ एलिमेंट्स लेके जो सेट बनाया जाता है उसे सबसेट कहते हैं, और वो भी फाइनाइट होगा यदि ऊपर जो सुपर सेट है वो फाइनाइट है, ठीक है। अब ये फाइनाइट सेट के हो गए। एक इनफाइनाइट सेट पे एक आपसे डाउट पूछता हूँ, ठीक है। आपने इनफाइनाइट सेट देखे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, क्यू, ठीक है, सब कुछ। बट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेचुरल नंबर जो है वो आपका जेड में कंटेंट करता है, जेड जो है वो आपका क्यू में कंटेंट करता है, क्यू जो है वो आपका आर में कंटेंट करता है। तो आप कहोगे सर ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, ठीक है। तो बड़ा दिक्कत है सर, ऐसे कैसे चलेगा? तो अब आपको बड़ा छोटे में कन्फ्यूजन है। हाँ, ये तो सर मानते हैं कि ये सब इन्फिनाइट सेट है, पर मैं ये नहीं मानूंगा ये दोनों सिमिलर भी होंगे, ठीक है। मतलब लाइक, तो अब यहाँ पे दिक्कत उठी कि इन्फिनाइट तो सब है कार्डिनलिटी वाइज, तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? तो अब यहाँ से हमारा जो मेन टास्क शुरू हो गया, वो क्या हो गया कि देखिए फाइनाइट सेट में तो किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं,
उस पर तो कुछ ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब हो चुका अब जितना होना था। मतलब वो बात ठीक है, अभी बहुत होगा या हुआ है, बट मैं अपने जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पॉइंट से बोल रहा हूँ कि अब हमें फाइनाइट सेट से तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं। पर दिक्कत हो गई वो इनफाइनाइट सेट पे। क्या हो गई कि कौन सा किससे बड़ा है, कौन किस में कंटेंट कर रहा है, तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। वैसे हमें तो सब दिख रहा है कि ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। कैसे भी कोई बड़ा है तो रियल नंबर्स का रियल आंसर्स पढ़ रहे हैं तो इससे ये सबसे बड़ा सेट है। तो फिर कैसे पता करें क्या ये वास्तव में है, इसका प्रूफ चाहिए। क्योंकि हम लोग तो, मैंने तो ये पहले शुरू में ऐसे ही बता दिया था, कोई प्रूफ तो था नहीं। तो अब हमारा टास्क जो रहने वाला है इनकी कार्डिनलिटी के बेसिस पे रहने वाला है। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम सब। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में कि बेसिकली कौन सा सेट किसके सिमिलर है। सिमिलर का मतलब डेफिनेशन में दे दिया हूँ। ठीक है, सिमिलर सेट बताना है, इनकी कार्डिनलिटी पे डिस्कशन करेंगे। अब यही एंट्री होती है कैंटर सर की। ठीक है, तो बेसिकली वो कैसे हम बताएंगे कि कौन सा सेट ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। मतलब जो सेट ज़्यादा ताकतवर होगा वो ज़्यादा चीज़ें रखेगा। तो यहीं कुछ वर्ड्स आते हैं जिन वर्ड्स को कहते हैं इक्विपोटेंशियल। इनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। इक्विपोटेंशियल, इक्विनोमेरस, ठीक, इक्विवेलेंट एंड कितने होगा, इक्विपोटेंशियल, इक्विनोमेरस, इक्विवेलेंट, ये तीन ही है। ठीक है, आर ऑल्सो यूज फॉर सिमिलर सेट बिकॉज कि सिमिलर सेट क्या कह रहा था, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए तो वो सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पे कार्डिनलिटी आप देखो सबकी इन्फिनाइट है। आप फिर आप कह रहे हो कि वो तो एक दूसरे में कंटेन करता है, तो फिर आप तो नहीं कह सकते ना कि ये सिमिलर होगा। मतलब अब दिक्कत ही दिक्कत है। तो अब दिक्कत का देखो, दिक्कत का समाधान तभी हो सकता है जब उसका आपके पास प्रूफ हो। बिना प्रूफ के मैथमेटिक्स कोई चीज़ नहीं मानती, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए ये सिमिलर सेट, आप मतलब कहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई ये दोनों मतलब सेम है तो सिमिलर कह दो। पर सिमिलर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सिमिलर तो नहीं है भैया, कि इसमें कंटेंट कर जाता है, जेड में ज़्यादा नंबर आते हैं, सब जानते हैं। तो वही चीज़ फिर इंट्रोड्यूस हुए तीन वर्ड्स, इक्विपोटेंशियल मतलब किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब वही है। इक्विवेलेंट का मतलब है क्या दोनों सेम है पोटेंशियल वाइज। तो ये तीन वर्ड पे थोड़ी मैथमेटिक्स एक्सटेंड हो गई। चलिए अब हम इन्हीं चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े बढ़ने लगेंगे और हमारा आप कैंटर साहब एंट्री लेने वाले हैं मस्त। क्योंकि देखिए भाई, मैंने पहले बताया था जब कोई बड़ा कुछ तोड़ता है या फाड़ता है तो उसको बिल्डअप देना पड़ता है। आप भी तोड़ेंगे, आपको भी आने वाली जनरेशन बिल्डअप देगी। ठीक है, तो आई होप इतना जितना मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया है वो आपको समझ आ रहा होगा। तो एक फटाफट एक नोट और लिख लेते हैं। नोट क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets such that every possible map from A to B, क्या बोला मैंने कि यदि A और B नॉन एम्प्टी होंगे तो हम फंक्शन भी डिफाइन कर पाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, सच दैट एवरी पॉसिबल मैप फ्रॉम A to B फेल्स टू बी ऑन टू। कोई मैप ऑन टू कब नहीं होती, जल्दी सोचिए, भी बताया था। देन वी से बी हैज मोर पोटेंशियल
देन ए। ये चीज़ यदि आप ऑन टू की कंडीशन को जान गए होंगे वहीं से निकल आएगी। ये कैसे निकल आएगी? मैंने आपसे बोला था कि ऑन टू जब होता है तो ऑन टू के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए ज़्यादा होती है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, बट यहाँ पे कह रहा है फेल्स टू बी ऑन टू, तो मतलब ये कंडीशन फेल कर रही है तो उल्टा होगा। मतलब उल्टा क्या होगा कि ए की कार्डिनलिटी कभी भी बी की कार्डिनलिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वही लिखा है कि बी से बी हैज मोर पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि वो ऑन टू नहीं हो सकती कभी। समझ में आया? ऑन टू नहीं होगी इसका मतलब बी हमेशा ज़्यादा होगा ए से। समझ में आ गया? तो इसीलिए वो कह रहा है कि बी से बी हैज मोर पोटेंशियल देन ए। क्यों? क्योंकि ऑन टू फेल कर रहा है। ऑन टू होता तो ए हैज मोर पोटेंशियल देन बी। तो सिमिलर सेट, ये नोट जो मैंने ये नोट लिखा है इसी को दो नोट, ये इसको डालो नंबर 1, अब नंबर 2 डाल के लिखो कि यहाँ पे कर देना फेल्स टू बी 1 1, ठीक है। इफ ए एंड बी, लिखिए दूसरा नोट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेम टू सेम लिखना है, सच दैट एवरी पॉसिबल मैप फ्रॉम ए टू बी फेल्स टू बी, यहाँ पे बस आपको करना है 1 1 1 1 फेल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, और यहाँ नीचे चेंज करना है, ए यहाँ बी की जगह ए कर देना है, ए की जगह बी, मतलब ए हैज मोर पोटेंशियल देन बी, ठीक है। तो जो सेकंड आपका बनेगा उसमें आप क्या लिखने वाले हो, ए हैज मोर पोटेंशियल देन बी, तो मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके, ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास अभी तक बताने को ये कुछ भी नहीं है कि हम किस सेट को किस सेट से बड़ा दिखाएं, ठीक है, पोटेंशियल वाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यों केंटर सर को इतना बड़ा माना जाता है उसका रीज़न, और केंटर्स थ्योरम आ रही है, तो है कुछ नहीं, बिल्डअप इतना किया है तो थोड़ी बेइज्जती हो जाती है कभी कभी जैसे किसी की ज़्यादा तारीफ़ कर दो और वो थोड़ा मतलब, क्योंकि जब हम ज़्यादा तारीफ़ किसी की करते हैं तो लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरा तो बेइज्जती हो जाती है। पर मुझे ऐसा लगता नहीं उनकी होगी, पर आप यदि करने चाह रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि आगे रुला देंगे, ये खुद रुला देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट अभी दीजिए, मतलब थ्योरम में कुछ नहीं है बट आगे आके रुलाएंगे, ठीक है, इसीलिए इनको दिया जाता है। लेट ए, चलिए केंटर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इतने दिन से हम बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब 2 दिन हुए हैं, 3 दिन, तो फर्स्ट लेक्चर में भी पूरा इनका हम चर्चा करते रहे और सेकंड लेक्चर ख़त्म होने पे है और हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। यदि कोई सेट आपने लिया वो नॉन एम्प्टी है, तो अब आपका क्या टास्क है, मैप डिफाइन करो। देन, अब ध्यान से, देन नो मैप, बस यही है, नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए टू पी ए इज डिफाइंड, या ऐसे कहो, मतलब बेसिकली पहले लिख ही देता हूँ मैं, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो भूल गया सही वर्ड्स, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन देयर इज नो मैप, या देन नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए विच इज ऑन टू, ठीक है, विच इज ऑन टू। सिंपल मीनिंग थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा रहता है कि आप थोड़ा सा सही वे में लिखो, एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और जो मैप है आपकी विच इज ऑन टू फ्रॉम एफ ए टू पी ए, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैप तो हम ऊपर दिखा ही चुके हैं, तो फिर पे हमने नीचे लिख दी, ओके। तो यदि ये मैप है और ये ऑन टू नहीं है, पहले तो थ्योरम समझ लो। एक और बात, कोई ए सेट आपको दिया जाता है तो वहाँ से थ्योरम ये कहती है, मतलब केंटर साहब ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी जो ए से उसके पावर, पी ए का मतलब जानते हो ना, पावर सेट ऑफ ए, तो ए से उसके पावर सेट ऑफ ए पर
कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये इसकी थ्योरम है, मतलब इनकी थ्योरम है, सॉरी फॉर डेट, मतलब फॉर योर काइंड रेस्पेक्ट। तो ये इनकी थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि यदि आप एक फंक्शन ए टू पी ए डिफाइन करते हो तो ये जो फंक्शन है कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा, कभी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये ऑन टू नहीं होगा तो आप क्या पढ़ के आए हो, आप क्या पढ़ के आए हो, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा तो ए की कार्डिनलिटी हमेशा लेस देन इक्वल होगी पी की कार्डिनलिटी, पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी। तो एक दूसरे वे में कहा जाए तो आपका जो ये थ्योरम है वो ये देती है। समझ में आ गया? ठीक है। और मोर ओवर इक्वल टू भी आप हटा दीजिए, ठीक है, ये देती है। ओके, क्या देती है कि यदि कोई सेट नॉन एम्प्टी है उससे उसके पावर सेट पे कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपकी फिंगर टिप्स पे ये थ्योरम होनी चाहिए और ये याद कर लो कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है उससे उसके पावर सेट पे कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो ऑन टू नहीं होगा, सॉरी ऑन टू नहीं होगा तो उसकी कार्डिनलिटी जो डोमेन सेट की है वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। कोड डोमेन सेट हमेशा छोटा होगा कोडोमेन सेट से। यहाँ पे कोडोमेन सेट जो है वो आपका पीए है। तो यहीं से यदि इफ, क्योंकि ये फॉर ऑल ए के लिए है तो ए बराबर एन ले लिया हमने, यदि ए बराबर एन ले लिया हमने तो ये इंप्लाई क्या कर गया कि एन की कार्डिनलिटी कि एन की कार्डिनलिटी, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, एन की कार्डिनलिटी जो होगा वो हमेशा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से छोटा होगा। बोलो समझ आया कि नहीं? ठीक है, नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी हमेशा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से छोटा होगा। बट अभी हम ऊपर दिखा के आए थे कि ये भी इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है। बोलो समझ आया कि नहीं? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये पहला रिजल्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम बता पा रहे हैं कि कोई दो इन्फिनाइट सेट हैं बट उनमें भी एक ज़्यादा पोटेंशियल रखता है और एक कम पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे कम पोटेंशियल किसका है? एन का। ज़्यादा पोटेंशियल किसका है? पी एन का। कैसे? हम ऊपर पढ़ के आए हैं क्या कि यदि कोई फंक्शन ऑन टू फेल करे, फेल ऑन टू तो पोटेंशियल बी हैज मोर पोटेंशियल। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था ना, बी आपका क्या था, ये देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ सब चीज़ों को। यहाँ पे देखो, ये देखो बी के पास पोटेंशियल ज़्यादा है। बी क्या था? कोडोमेन था और वो ऑन टू फेल कर रहा था। और ये थ्योरम क्या कह रही है? ऑन टू नहीं होना चाहिए। इसका कोडोमेन क्या है? पी ऑफ ए। डोमेन क्या है? ए। तो पोटेंशियल किसके पास ज़्यादा होगा? पी ऑफ ए के पास। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आप कह सकते हो कि पी ऑफ ए हैज मोर पोटेंशियल। थोड़ा सा मैं रुकिए, थोड़ा लाइटिंग कम करता हूँ, आँख पे पड़ रहा है। अरे अरे अरे, अब ठीक है, आँखें खराब हो जाएंगी मेरी अदरवाइज। चलिए, P of A has more potential than A। बोलो समझ आया कि नहीं? मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, हमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। इसका कितना बड़ा यूज हम करेंगे आगे जाके आपको पता चलेगा कि नेचुरल नंबर के सेट जो कि एक इन्फिनाइट सेट है, जो कि एक इन्फिनाइट सेट है, वो कम पोटेंशियल है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये भी एक इन्फिनाइट सेट है पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। गॉट इट? समझ में आ गया? अब इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। और कैंटर्स थ्योरम आपने पढ़ी, हमने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई चीज़ सीखी। ठीक है, आगे जो हम सीखने वाले हैं वो यही कि जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो हमने बता दिया कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है। बट कुछ सेट ऐसे भी आएंगे, जैसे नेचुरल नंबर ऑफ एन है, नेचुरल नंबर का सेट है, वो सिमिलर हो जाएगा जेड के। ठीक है, हम मैपिंग डिफाइन करके आपको दिखाएंगे। एन क्रॉस एन जो है
वो सिमिलर हो जाएगा एन के। हम आपको मैपिंग डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। तो एक कैसे हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है, कैसे सिमिलर है, सिमिलर हो गया मतलब कार्डिनलिटी बाइज एन क्रॉस एन की भी एन की सिमिलर हो गई, समझ रहे हो आप। मतलब देखने में लग रहा है कि हम एन को एन की गुणा कर रहे हैं, बट है तो वो एन की सिमिलर। कहने को जेड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, बट वो है तो एन की सिमिलर, ठीक है। और आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि दिस सेट इज अनकाउंटेबल सेट एंड सिमिलर टू आर, ओके। तो मतलब जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, वो सिमिलर आर हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम हो सकता है यदि नेक्स्ट लेक्चर में कर पाए तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी पे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम क्यों पढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न है कि उसका यूज हम रीमान में करने वाले हैं, बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है। वहाँ पे एक रीमान फंक्शन होता है कि यदि पॉइंट ऑफ, एक रीमान फंक्शन के लिए एक स्टेटमेंट होता है कि यदि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो काउंटेबल है तो वो फंक्शन रीमान हो जाता है, अनकाउंटेबल है तो नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिससे हम रीमान इंटीग्रेशन तुरंत बता देते हैं चुटकियों में कि कोई फंक्शन रीमान है या नहीं। तो उसके लिए हम काउंटेबिलिटी पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी कोई बहुत छोटा सा है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन वे में नहीं जाएंगे, अपना लिमिटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, हर चीज़ का आइडिया दिया जाएगा। और नेट वाले स्टूडेंट भी लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ है। हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, नॉट IIT-JAM पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब मेरा मतलब है कि पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब है कि लेवल, वैसे तो IIT-JAM का ही कोर्स है और नेट दोनों का ही कोर्स है, बट जो लेवल है वो हम नेट तक के लेवल को टच करेंगे। क्वेश्चन हम जैम नेट दोनों की PYQ करेंगे, ओके। सो बने रहिए और आई होप आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और किसी भी चीज़ को समझने में कैसी भी परेशानी हुई है आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं भी भगवान नहीं हूँ, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी हमने गलती कर सकती है, तो आप मुझे पॉइंट आउट करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो टोटली बेस्ड होगा आपके इस सेट्स को सिमिलर दिखाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का होगा और हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि ये चीज़ फिर हो नहीं पाएंगी। तो 2 लेक्चर बेसिक लेक्चर बिल्कुल, ठीक है। आई होप इनमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप पूछिएगा ग्रुप पे आके, ग्रुप आपके लिए बना है। और डाउट आपने क्लियर नहीं किया, थर्ड लेक्चर समझने में आपको दिक्कतें होंगी। ये जितने भी मैंने टाइम लेके चीज़ें सिखाई हैं उसका मोटिव था कि इतना टाइम लिया, ठीक है, अदरवाइज इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, ओके। तो कुछ नहीं था इनमें, बट अब आने वाला चीज़ बहुत कुछ कहेगा। सो चलिए, ठीक है, चलो।